Hello everyone and welcome back to our very own YouTube channel Cadreamers. Today we are going to discuss about audit procedure for specific intangible assets. इसमें हम about Goodwill, पेटेंट, कॉपीराइट एंड ट्रेडमार्क इन सब का ऑडिट प्रोसीजर डिस्कस करने वाले हैं। ये कुछ ऐसे स्पेसिफिक इंटेंजिबल एसेट हैं जिनके केस में स्पेसिफिक ऑडिट प्रोसीजर अप्लाई होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट गुडविल। Ensure that goodwill has been recognized in the books in compliance of AS 26। ऑडिटर ये इंश्योर करेगा कि जो गुडविल है वो बुक्स में एज पर AS 26 रिकॉर्ड की गई हो। एज पर AS 26 जो कि इंटेंजिबल एसेट्स के रेफरेंस में है, इंटरनली जनरेटेड गुडविल इज नॉट टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज एन एसेट। प्लीज मार्क दिस पॉइंट एज इम्पॉर्टेंट। अगर आप किसी भी टॉपिक से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन्हीं को मिस आउट कर देंगे, उन्हीं को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करेंगे एग्जाम में, तो दिस विल क्रिएट एन रॉन्ग इम्प्रेशन इन द आइज ऑफ एग्जामिनर। जो एग्जामिनर है वो हर टॉपिक से रिलेटेड कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स को ढूंढता है, स्पेसिफिक पॉइंट्स को देखना चाहता है कि इस टॉपिक से रिलेटेड जो स्पेसिफिक पॉइंट थे, जो ज़रूरी बातें थी, उसको आपने लिखा है या नहीं लिखा है। तो अगर ऑडिट प्रोसीजर ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स में गुडविल से रिलेटेड हम ऑडिट प्रोसीजर लिख रहे हैं तो उसमें ये पॉइंट बहुत नेसेसरी है कि जो इंटरनली जनरेटेड गुडविल होती है, यानी कि जो एंटिटी की, ऑर्गेनाइजेशन की खुद की बनाई हुई जनरेटेड गुडविल है, उसको आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में एज अ एसेट रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि वो नॉट आइडेंटिफिएबल होती है, यानी कि उसकी जो सोर्स है, जो रिसोर्स है, वो आइडेंटिफिएबल नहीं है, कंट्रोल नहीं किया जा सकता है एंटिटी के द्वारा, प्लस उसकी कोई कॉस्ट आप रिलायबली मेजर नहीं कर सकते हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि जो हमारी इंटरनली जनरेटेड गुडविल होती है, सबसे पहली बात तो ये कि वो एंटिटी के द्वारा, एंटरप्राइज के द्वारा कंट्रोल नहीं की जा सकती। आपके गुडविल आप एक हद तक कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। कैसे कि हम सपोज अगर मेरा कोई कोचिंग सेंटर है तो उस कोचिंग सेंटर में अब हम ईयर आफ्टर ईयर बैचेस को पढ़ाते हैं, तो जब वो बैचेस को हम पढ़ाते हैं तो हमारी एक रेपुटेशन क्रिएट हो जाती है, जो जैसा हम पढ़ाते हैं उसके बेसिस पर एक गुडविल जनरेट हो जाती है। तो वो गुडविल हमारी होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। वो गुडविल हमारी खरीदी हुई नहीं है, हमने उसके लिए कोई पे नहीं किया है। तो सबसे पहली बात तो वो जो मेरी सेल्फ जनरेटेड गुडविल है उसको मैं कोई एक कॉस्ट नहीं, उसकी कोई कॉस्ट नहीं बता सकती मैं कि वो कितनी कॉस्ट की गुडविल है, कितनी कीमत है उस गुडविल की। तो जो इंटरनली जनरेटेड गुडविल होती है उसकी आप कॉस्ट एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते हैं। आप उस एंटरप्राइज के द्वारा वो कंट्रोल नहीं की जा सकती है, जो उसका रिसोर्स है, जहाँ से वो गुडविल आ रही है। इसलिए उस गुडविल को आप एक एसेट की तरह रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते हैं। इसका मेन पॉइंट क्या है कि आप उसकी कॉस्ट डिटरमाइन नहीं कर सकते कि उसकी कॉस्ट क्या है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इन दिस टॉपिक गुडविल। एग्जामिन द वेंडर एग्रीमेंट टू असरटेन द अमाउंट ऑफ गुडविल। जो वेंडर्स एग्रीमेंट है उसको ऑडिटर एग्जामिन करेगा गुडविल का अमाउंट को असरटेन करने के लिए, एश्योर करने के लिए। एंश्योर डेट वेन एवर बिजनेस इज एक्वायर्ड एट अ प्राइस। ये एंश्योर करिए कि जब भी कोई बिजनेस एक्वायर किया जा रहा है किसी एक निश्चित कीमत पर, पेबल इन कैश और अदरवाइज, चाहे उसका पेमेंट हम कैश में करें या फिर किसी और चीज़ के द्वारा करें, विच इज इन एक्सेस ऑफ द वैल्यू ऑफ नेट एसेट टेकन ओवर। जिसकी कीमत जो हमने एसेट उस बिजनेस की ली है उससे ज़्यादा अगर हम पेमेंट कर रहे हैं कैश में या अदरवाइज किसी भी और सोर्स से, मतलब कि अगर हमने कोई बिजनेस एक्वायर किया और उसके लिए एक निश्चित हमें कीमत देनी है, पर हम उसकी जितनी एसेट्स हमने एक्वायर करी हैं उससे ज़्यादा कीमत पे कर रहे हैं, तो जो एक्सेस अमाउंट है वो गुडविल है। ये भी ऑडिटर इंश्योर करेगा कि जो हमारी एंटिटी है जिसका हम ऑडिट कर रहे हैं वो उसको एज अ गुडविल ट्रीट करता हो। मतलब कि जैसे कि अब कोई प्रॉपर्टी सेल हो रही है, आपने उसको परचेज किया, अब आप उस प्रॉपर्टी की जितनी कीमत है, जितनी उसकी एक्चुअल कॉस्ट है, सपोज प्रॉपर्टी है 10 करोड़ रुपीज़ की, अब आप 10 करोड़ 20 लाख रुपीज़ देने को तैयार हैं। तो जो 20 लाख रुपीज़ आप एक्स्ट्रा दे रहे हैं, जो कॉस्ट के अब आप प्राइस दे रहे हैं, वो प्राइस किस चीज़ का होगा? वो प्राइस होगा गुडविल का। तो जो गुडविल का प्राइस है, अब यहाँ पर हमने क्योंकि ये गुडविल परचेज करी है इसलिए हम इसकी कॉस्ट रिलायबल है, इसकी कॉस्ट हमें पता है कि कितनी कॉस्ट की, कितने रुपए हमने दिए हैं उस जगह की गुडविल के लिए। तो वो हम अपनी बैलेंस शीट में, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में शो करेंगे। इसलिए ये पॉइंट लिखा गया है कि ऑडिटर ये इंश्योर करे कि जो भी कैश में या फिर अदरवाइज किसी और सोर्स से हमने जो अबव अमाउंट दिया है ओवर द कॉस्ट, वो एक्सेस अमाउंट गुडविल की तरह ट्रीट किया जाता हो। एंश्योर डेट ओनली द अमाउंट पेड टू द वेंडर नॉट प्रेजेंटेड बाय टेंजिबल और इंटेंजिबल एसेट। ऑडिटर ये इंश्योर करेगा कि जो अमाउंट दिया गया है वेंडर को
जो कि ना तो टेंजिबल एसेट की तरह प्रेजेंट किया गया है, ना ही इंटेंजिबल एसेट की तरह। तो द वैल्यू ऑफ विच कैन बी मेजर्ड रिलायबली हैज़ बीन डेबिटेड टू गुडविल अकाउंट। तो उस अमाउंट की जितनी भी वैल्यू है वो सब गुडविल अकाउंट में डेबिट की गई हो। मतलब अगर ना तो आप उस अमाउंट को एज अ इंटेंजिबल एसेट ले रहे हैं, ना ही उसको आप टेंजिबल एसेट कंसीडर कर रहे हैं, तो जो उस अमाउंट की वैल्यू होगी वो सारी की सारी वैल्यू गुडविल अकाउंट में डेबिट कर दी जाए। एंश्योर्ड गुडविल हैज़ नॉट रिटर्न ऑफ हैज़ बीन प्रॉपरली डिस्क्लोज अंडर द हेड नॉन करंट एसेट एज पर शेड्यूल 3 रिक्वायरमेंट। ऑडिटर ये इंश्योर करेगा कि जो गुडविल है जो राइट ऑफ नहीं की गई है उसको प्रॉपरली एज नॉन करंट एसेट रिकॉग्नाइज करा जाए। मतलब जिस गुडविल को हमने अभी तक राइट ऑफ नहीं करा है वो गुडविल हो गई हमारी नॉन करंट एसेट। तो नॉन करंट एसेट की तरह उसको डिस्क्लोज करा जाए, ये हमारी शेड्यूल 3 की रिक्वायरमेंट है। एंश्योर अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल ओवर अ रीजनेबल पीरियड। ये ऑडिटर एंश्योर करेगा कि जो गुडविल है उसका अमोर्टाइजेशन हो जाता हो एक निश्चित समय में एज अ मैटर ऑफ फाइनेंशियल प्रूडेंस। प्रूडेंस का मतलब क्या होता है कि जो भी एक नॉर्मल इंसान, एक नॉर्मल व्यक्ति, एक मतलब नॉर्मल सिचुएशंस में जो वो काम करेगा उसको कहेंगे प्रूडेंस। फाइनेंशियल प्रूडेंस का क्या मतलब हुआ कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो भी ट्रीटमेंट होता है, अगर वो ट्रीटमेंट किया गया है, जो उसका प्रॉपर प्रोसीजर है, अगर वही प्रोसीजर अप्लाई किया गया है तो वो हो गया फाइनेंशियल प्रूडेंस। तो फाइनेंशियल प्रूडेंस के अकॉर्डिंग गुडविल का अमोर्टाइजेशन भी इंश्योर करेगा ऑडिटर की गुडविल का अमोर्टाइजेशन किया गया हो एक निश्चित समय में, एक निश्चित पीरियड में। तो ये था हमारा अबाउट द ऑडिट प्रोसीजर रिलेटेड टू गुडविल। नाउ पेटेंट, यानी कि पेटेंट से रिलेटेड क्या ऑडिट प्रोसीजर है जो ऑडिटर अप्लाई करेगा। ऑब्टेन अ लिस्ट ऑफ पेटेंट ओन्ड बाय द क्लाइंट। जो हमारा क्लाइंट है, जो हमारी एंटिटी है, उसके द्वारा जितने भी पेटेंट ओन किए गए हैं, जिसका उस पर मालिकाना हक है, उन सारे पेटेंट की एक लिस्ट ऑब्टेन करेगा ऑडिटर। ऑन द बैलेंस शीट डेट, जो बैलेंस शीट डेट पर जितने पेटेंट हमारा क्लाइंट ओन कर रहा है उन सभी पेटेंट्स की एक लिस्ट ऑब्टेन करेगा ऑडिटर। एंड वेरीफाई ओनरशिप ऑफ अ पेटेंट बाय इंस्पेक्शन ऑफ द सर्टिफिकेट इशूड इन रिस्पेक्ट ऑफ ग्रांट ऑफ द पेटेंट। और वेरीफाई करेगा उन पेटेंट्स की ओनरशिप, मतलब कि ऐसा ना हो कि एंटिटी ने हमें सिर्फ पेटेंट की एक लिस्ट दिखा दी और एंटिटी उन पेटेंट्स को ओन ना कर रही हो या उनमें से कुछ पेटेंट्स को ओन ना कर रही हो, तो उसकी ओनरशिप भी वेरीफाई करेगा ऑडिटर। बाय इंस्पेक्शन ऑफ द सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट का इंस्पेक्शन करके जो सर्टिफिकेट इशू करा गया होगा इन रिस्पेक्ट ऑफ ग्रांट ऑफ द पेटेंट, जब पेटेंट हमें ग्रांट किया गया था तो उसके रिलेशन में जो सर्टिफिकेट इशू करा गया है उसको अगर ऑडिटर चेक कर लेता है, उसको ऑडिटर इंस्पेक्ट कर लेता है, तो वो पेटेंट को चेक कर सकता है, उसकी ओनरशिप को वेरीफाई कर सकता है। एग्जामिन द एग्रीमेंट इफ इट हैज़ बीन सो एज टू फाइंड आउट द टोटल कॉस्ट। मतलब कि एग्रीमेंट ऑडिटर चेक करेगा जिसमें कि उस पेटेंट की टोटल कॉस्ट को फाइंड आउट किया गया होगा, टोटल कॉस्ट को शो किया गया होगा। इन केस ऑफ outright purchase of the patent rights, the purchase consideration, legal fees and registration charges should be included in the cost। अगर उन पेटेंट से रिलेटेड कोई भी हमने लीगल फीस पे करी है, किसी मतलब किसी को भी हो सकती है वो लीगल फीस, हो सकता है कोई सॉलिसिटर हो उसको हमने फीस पे की हो, या फिर कोई और व्यक्ति हो, कोई मिडल मैन हो उसको हमने ये फीस पे करी हो, तो जो भी उससे रिलेटेड हमने लीगल फीस पे करी है, जो रजिस्ट्रेशन चार्जेस पे करे हैं, वो उस पेटेंट की कॉस्ट में इंक्लूड किए जाने चाहिए। When they are developed within the organization, all costs incurred on the development, including legal and registration expenses for registration of the patent, should be constitute the cost। और अगर वो पेटेंट हमने परचेज नहीं किया है, हमारी एंटिटी ने खुद उस पेटेंट को डेवलप किया है, मतलब हमारा खुद का पेटेंटेड कोई चीज़ है, तो अगर हमने खुद उसको डेवलप किया है तो उसको डेवलप करने के लिए जो भी डेवलपमेंट के चार्जेस हैं, जो भी लीगल एक्सपेंसेस हैं, या फिर जो रजिस्ट्रेशन के एक्सपेंसेस हैं, क्योंकि अगर हमारी खुद की कोई पेटेंटेड चीज़ है तो उसका हमने रजिस्ट्रेशन कराया होगा, तो रजिस्ट्रेशन के एक्सपेंसेस, लीगल एक्सपेंसेस और डेवलपमेंट चार्जेस या फिर डेवलपमेंट कॉस्ट जो भी है वो उस पेटेंट की कॉस्ट में आनी चाहिए। मतलब कि अगर हमने बाहर से परचेज करा है कोई पेटेंट, किसी और का कोई पेटेंट परचेज करा है, तो जो उसकी लीगल फीस और रजिस्ट्रेशन चार्जेस हैं वो उसकी कॉस्ट में इंक्लूड होने चाहिए। और अगर एंटिटी के खुद के डेवलप किया हुआ कोई पेटेंट है तो उसकी कॉस्ट में जो उसके लीगल एक्सपेंसेस हैं और जो रजिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस है वो इंक्लूड होने चाहिए। तो ये थी पेटेंट से रिलेटेड ऑडिट प्रोसीजर। चेक डेट द पेटेंट राइट्स आर अलाइव एंड लीगली एनफोर्सेबल। ऑडिटर ये चेक करेगा कि जो पेटेंट एंटिटी के पास, हमारे क्लाइंट के पास में है, रजिस्टर्ड है, उसके नाम पर है वो पेटेंट से रिलेटेड जितने भी राइट्स हैं, जो अधिकार हैं, वो अभी भी अलाइव हैं और लीगली एनफोर्सेबल है। इसका क्या मतलब हुआ? लीगली एनफोर्सेबल है मतलब कि कानूनी तौर पर हमारे पास में अभी भी हक है कि अगर कोई भी दूसरा उस पेटेंटेड चीज़ को यूज़ कर रहा है तो फिर हम उस पर केस फाइल कर सकते हैं, या फिर जो भी हमें लीगल राइट्स मिलते हैं उसके रिलेशन में वो अभी भी अलाइव है, वो राइट्स हमारे पास मौजूद है। चेक डेट रिन्यूएबल फीस हैव बीन पेड ऑन द ड्यू डेट।
जो पेटेंट को रिन्यू कराने की एक पार्टिकुलर फीस होती है वो ड्यू डेट पर दी जाती हो एंड बीन चार्ज टू रेवेन्यू, और उसको रेवेन्यू में चार्ज किया जाता हो, मतलब उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माना गया हो। द लास्ट रिन्यूअल रिसिप्ट शुड बी एग्जामिन टू असर्टेन दैट द पेटेंट हैज नॉट लैप्स्ड। जो लास्ट रिन्यूअल की रिसिप्ट होगी हमारे क्लाइंट के पास में, उसको ऑडिटर चेक कर सकता है, क्या इंश्योर करने के लिए कि जो पेटेंट है वो अभी तक लैप्स नहीं हुए हैं, मतलब कि पेटेंट अभी खत्म नहीं हुए हैं, पेटेंट को हमने अभी खत्म नहीं करा है, पेटेंट हमारे पास में अभी भी है, हमारे पास में उसकी अभी भी ओनरशिप है और वो पेटेंट कंटिन्यू कर रहे हैं। असर्टेन दैट द रेट एट विच द वैल्यू ऑफ ईच पेटेंट is being written off is adequate since the amount paid in respect of each patent should be amortized over its life। मतलब कि जो पेटेंट की टोटल लाइफ है वो उसकी जो पेटेंट की टोटल कॉस्ट है वो उसकी यूजफुल लाइफ के दौरान ही टोटल अमोर्टाइज कर देनी चाहिए। जैसे कि किसी भी फिक्स्ड एसेट के केस में होता है, जैसे कि मशीनरी को आप एग्जांपल में ले लीजिए कि अगर मशीनरी है तो मशीनरी का जो भी टोटल कॉस्ट होती है उसकी यूजफुल लाइफ में हमें वो टोटल कॉस्ट को डेप्रिशिएट करना होता है। ऐसे ही पेटेंट के केस में होता है कि पेटेंट की टोटल यूजफुल लाइफ में हमें उसकी टोटल कॉस्ट को इन एक पार्टिकुलर रेट से अमोर्टाइज करना होता है। तो ऑडिटर ये इंश्योर करेगा कि जो रेट है वो प्रॉपर लिया गया हो, मतलब कि ऐसा नहीं है कि हाई रेट से हम उसको अमोर्टाइज कर रहे हो, तो जो रेट है वो प्रॉपर लिया गया हो और उस पेटेंट की जितनी भी टोटल कॉस्ट है वो उसकी यूजफुल लाइफ में अमोर्टाइज की गई हो या अमोर्टाइज करने का प्लान हो, मतलब कि ईयर आफ्टर ईयर जो वो अमोर्टाइजेशन करते हैं वो प्रॉपर करते हों, और लेसर पीरियड इफ इट कॉमर्शियली लाइफ इज शॉर्टर, या फिर अगर उस पेटेंट की लाइफ बहुत छोटी है, बहुत कम पीरियड का वो पेटेंट है, तो फिर कम समय में भी उसके हम टोटल अमोर्टाइजेशन कर सकते हैं। इट्स वैल्यू वुड बी कम्प्लीटली रिटर्न ऑफ बाय द टाइम इट वुड सीज टू हैव अ कॉमर्शियल वैल्यू। मतलब उसका जो टोटल वैल्यू है, उसकी जो टोटल कॉस्ट है, उसको हमें उतने ही समय में अमोर्टाइज करना है, उतने ही समय में राइट ऑफ करना है जितने समय के लिए वो हम कॉमर्शियली वैल्यू उसकी है मार्केट में। मतलब जब उसकी कॉमर्शियल वैल्यू खत्म तब हमारा वो पेटेंट पूरी तरीके से अमोर्टाइज हो जाना चाहिए, उसकी जो टोटल कॉस्ट है वो हमें अमोर्टाइज कर दी हो।